Good afternoon, all member of the board. Thank you. डेली डायरी लिखती हैं आप, क्या लिखती हैं डायरी में? सर, जो डेली लाइफ में होता है पूरे दिन का, जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, जो भी मेरे ड्रॉबैक्स होते हैं, मेरी स्ट्रेंथ होती है, मैं लिखती हूँ। और अगर मेरा कहीं नेगेटिव होता है तो मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं एक बेटर पर्सनैलिटी इमर्ज आउट कर सकूँ खुद के अंदर। एवरीडे लिखती हैं? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। और चैट विद द पेरेंट्स तो लड़कियां तो कर लेती है, लड़कों पर विश्वास करो। लड़कियों पर विश्वास कर लेती है। Is that something that you should include in hobbies? Chatting with your parents? Ma'am, actually this is my hobby since my childhood because कि hobby is a thing कि Natural phenomena, I think. मैम I am agree with your point of view कि it is natural phenomena but your hobby is the thing that which makes you satisfied and you feel something better. तो मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर करके उनकी बारे में समझ कर करके वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या सोचते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं सेटिस्फाइड होती हूँ इस चीज़ से। इन सब जितने भी वहाँ पर कैंडिडेट्स आते हैं तो करीब करीब यही हॉबी सबके साथ जुड़ी हुई है, इससे थोड़ा विश्वास कम हो रहा है। कोई Sir, trend चल रहा हो, क्या पता ये आंसर लिखने का। हो सकता है कि किसी ने बताया आपको कि ये हॉबी लिखनी है, सर मैंने जिससे कि बच सके हॉबी? जी नहीं सर, मैंने ऐसा जो भी मैंने अपने बायोडाटा फॉर्म में लिखा है वो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लिखा है, अपने लेवल पे लिखा है। ये एजुकेशन क्या हॉस्टल्स में हुई है ज़्यादा? नहीं सर, मेरी ज़्यादा हॉस्टल में नहीं हुई। पेरेंट्स के साथ ही रहे? हाँ जी। Are you married? मैम आई वॉज बट नाउ आई एम डिवोर्सी। जी सिंगल। यस। What's your field of interest? Which subject can we discuss? मैम मैंने लॉ के सारे जनरल सब्जेक्ट्स स्टडी किए हैं। उनमें सबसे बढ़िया किस में आपकी प्रिपरेशन है? सर सारों को मैंने इक्विवेलेंट रखा है। हाँ जी। चलो हमारे अच्छा स्कोप बता दिया। What do you think is the soul of the Constitution? Soul of the Constitution is preamble, which gives us the idea about the what is the Constitution is and what is the its spirit. Any leading case which tells क्या us- प्रियम्बल का क्या उद्देश्य है, क्या है? सर प्रियम्बल हमें ये बताता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन थीम है वो क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसको पढ़ने से उसकी जो मेन कंक्लूज़न है हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें प्रियम्बल से पता लग जाता है। क्लियर नहीं हुई बात। सर किसी चीज़ को थोड़े शब्दों में डिफ़ाइन किया जाए मेन ऑब्जेक्टिव के साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जो उसकी मेन स्पिरिट है, मेन सोल है, मेन उसका ऑब्जेक्ट है, वो हमें प्रियम्बल से फाइंड आउट होता है। हम कुछ पाना चाहते हैं? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव मीन्स कि उसका फॉर्मुलेशन का जो थिंकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका मेन आइडिया क्या था, उनकी थिंकिंग क्या थी, उन्होंने इसको नटशेल में लिखा हुआ है। मतलब ये बताना चाहते हैं कि हम कैसा भारत चाहते हैं, जी, कैसा इंडिया चाहते हैं? जी सर, उन्होंने उसको थोड़े शब्दों में डिफाइन किया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन थीम क्या है। अगर हमारे को कुछ भी कम शब्दों में समझना हो तो वी कैन रिफर द प्रियम्बल इंस्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble सिर्फ Constitution में है? नहीं मैम, मोस्टली जो एक्ट्स स्टैट्यूट्स बने हुए हैं उनके अंदर भी प्रियम्बल है। प्रियम्बल का जो मेन मोटो यही होता है कि हमें उस एक्ट के बारे में, पर्टिकुलर स्टैट्यूट के बारे में पता लगे कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो थीम क्या है, किस बेस के ऊपर वो बनाया गया है। उसका जिस्ट। जी सर। तो हर एक्ट में होता है, हर एक्ट में बताया जाता है कि प्रियम्बल सारा एक्ट जो भी जी, एक्ट बनाते जी हैं। सर। आप तो एडवोकेट हैं, जी सर। प्रैक्टिस करती है? नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं करती सर। एनरोल्ड नहीं है, हाँ जी। तो फिर आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? सर एक्चुअली थोड़ी सी निजी जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस होने के कारण मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई सर। हाँ जी। और सर दिस इज़ द मेन रीज़न कि मेरे जो LLB का पास आउट है और मेरा जब इस वाला अटैम्प्ट है, इसमें 11 इयर्स का मेजर गैप है। दिस इज़ द थिंग सर। आप CPC में कुछ इंटरेस्ट रखती हैं? जी सर। रेस्ट ड्यूटी के बारे में क्या कहती हैं? रेस्ट ड्यूटी का नाम सुना आपने? जी सर। सर ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेक्शन 11 में बात करता है
कि सेम पार्टीज़ हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, सेम कोज ऑफ एक्शन के ऊपर, पार्टीज़ या उनको रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं उनके बीच में अगर सेम कोज ऑफ एक्शन को लेकर के शूट होता है तो सर उस पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। और सर ये मल्टीसिप्लिटी ऑफ द शूट को प्रिवेंट करता है ताकि एक बार जो कोर्ट का डिसीजन आ चुका है उसके ऊपर दोबारा से कोई क्वेश्चनिंग ना उठे, इसलिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया है सेक्शन 11 के अंदर, और एक कंक्लूसिवनेस को भी बताता है सर तो जजमेंट। क्या मतलब कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए बिटवीन सेम पार्टीज, जी सर, बेसिक जी सर, और फाइनल होना चाहिए, ऑन मेरिट्स होना चाहिए। जी सर, ऑन मेरिट्स होना चाहिए। अगर डिसमिसल डिफॉल्ट हो गया तो सर सूट डिसमिसल डिफॉल्ट हो गया, सर जो शूट डिसमिस एंड डिफॉल्ट होता है सर, उस शूट मेरिट पे डिसाइड नहीं होता सर। इसलिए हाँ जी, इसलिए रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल। जी What do you mean by principles of estoppel? सर हम कोई डिक्लेरेशन देते हैं, कोई एक्ट करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं और अगली पार्टी को इतना बिलीव करवा देते हैं कि वो हमारी उस स्टेटमेंट पर एक्ट कर दे सर, और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो सर वो प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल फॉल में करता है और सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस डील करता है इसके बारे में सर। एक महिला ऐसी आती है आपकी कोर्ट में, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसने चोरी की और पैसे सिर्फ इसलिए चुराए कि वो अपने बेटे की फीस भर सके, तब आप उसे पनिश करेंगे? बता भी देती, कन्फेस कर लेती। सर जो इंडियन पीनल कोड बात करता है ये हमारा ना स्ट्रिक्ट स्टैट्यूट है, जो भी हमारे पास इसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट होते हैं सर। और अगर ऑफेंस हुआ है सर, अगर हम उसको ट्राई नहीं करेंगे सर, तो जो भी इंसान है वो ये आकर के प्ली ले लेगा कि मैंने इस मजबूरी के तहत ये काम किया है, तो आप सजा देंगे उसको? जी सर। नहीं, इसका जब मान लीजिए कोई आदमी आके इस बार जैसे आपने फीस जमा करा दी, कल एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें बच्चे को दूध पिलाना है, तब दूध के पैसे तो फिर भी सजा जाएगी उसको? सर नेसेसिटी चेकआउट की जाएगी कि नेसेसिटी क्या है, किस लेवल तक की ग्रेविटी है और किस लेवल की नेसेसिटी है ग्रेविटी ऑफेंस से रिलेटेड या सर, नेसेसिटी की ग्रेविटी क्या है? दूध तो बच्चे के लिए दूध तो बहुत ज्यादा Necessity है, फीस बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी सर फीस दोनों की बहुत ग्रेविटी तो काफी है, ग्रेविटी दोनों की काफी, बच्चे को पढ़ाना दोनों में इंटेंशन उसका ऑफेंस करने का नहीं है, जस्ट सर्वाइवल क्या कर सर्वाइवल के लिए कर रही है। मक्खी हटा लो। सर मेरे हिसाब से पिनल कोड के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर ट्राई किया जाएगा सर। ये तो फिर कंप्यूटर भी कर देगा सर। कंप्यूटर में फीड कर दी जाए लॉ सर जो और सारी लॉ फीड करने के बाद उसमें लिखा हुआ है 3 साल तक की सजा, वो 3 साल की सजा दे फिर आप सर क्या करेंगे? उसके अंदर सज़ा के प्रावधान के अंदर लिबर्टी यूज़ की जा सकती है सर। अब ये अब ठीक है, अब आप थोड़ी सी आ रही है, अगर चोरी किसी भी काम के लिए हो, अच्छे काम के लिए चोरी होगी तो वो चोरी ही होगी। जी तो सर। पेनल कोड में तो ऑफेंस हो गया। जी सर। लेकिन ये जो फैक्ट जो आपने बताया, हमने बताया दंडा देश में कम तो उसमें जो आप दंड देते हैं इस बात को कंसिडर करेंगे जी। इसका इंटेंशन चोरी करने का नहीं था, ऑफेंस जी हो सर। गया। जी सर। इसकी नहीं तो उसमें ग्रेविटी जो आपके जो पनिशमेंट का जो होगा ना वो उसमें फैक्टर, मतलब आप ये कह सकते हैं उसका फैक्टर काम में आएगा, उसमें तो उसको आप 3 साल की सजा नहीं देंगे। जी सर। जी सर। उसमें सर राइट में तो कोर्ट तक ही दे दे, प्रोबेशन भी हो, एप्लीकेबल है। इवन प्रोबेशन भी दे सकते हैं प्रोविजन आप। आप देके आप छोड़ सकते हैं। जी सर। हाँ, अगर एप्लीके प्रोबेशन का भी 360 देगी प्रोबेशन, ये उसमें असर पड़ेगा, बाकी तो यू राइट, ऑफेंस ऑफेंस है। जी सर। चाहे अच्छे काउंसलिंग करो नहीं। जी सर। प्लेज में और मॉर्गेज में क्या रिलेशन है या डिफरेंस है? मैम जो प्लेज होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है और जो मॉर्गेज होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, एक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है और उस इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के बाद या जिस अमाउंट के लिए वो प्रॉपर्टी रखी जाती है, आइदर मूवेबल और इमूवेबल, वो अमाउंट देने के बाद वो प्रॉपर्टी हमारे पास वापस बैक आ जाती है। लॉज भी डिफरेंट है दोनों को भी? जी सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जी मैम प्लेज डील करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे और मॉर्गेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट। डील करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सॉरी सर, Pledge is not in sales of goods act, it's in contract act. एक्सट्रीमली सॉरी। यस। सेल एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जी। और सेल हम टीपी में भी पढ़ते हैं, जी। दोनों में क्या difference है? Although sales of goods is not in your syllabus, but if you could just take up the question.
मैम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो सेल होगी, इन माय ओपिनियन दैट्स डील विद द मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड रादर इन द केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इट शुड बी डील विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी। कार बेचनी हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू होगा क्या? मुझे अपनी कार बेचनी हो तो सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन लागू होंगे क्या? सर यहाँ पे मैं कंप्लीटली आंसर नहीं दे पाऊँगी, बट इफ़ यू परमिट मी तो मैं अपना सजेशन दे सकती हूँ सर। मेरे हिसाब से इसको टीपी के अंदर डील करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है आपने अभी तो हाउएवर बताया immovable यस सर, दैट इज़ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर, लेकिन उसके पेपर ट्रांसफ़र होते हैं सर, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है सर। टीपी में नहीं होते, वो मोटर व्हीकल एक्ट में होते हैं, टीपी में नहीं होता उसके। टीपी में नहीं होता। रजिस्ट्री उसकी टीपी में नहीं होती, उसकी मोटर व्हीकल्स एक्ट में प्रोविजन है। सॉरी ट्रांसफर सर, करनी पड़ेगी आपको, Sorry, राइट, ट्रांसफर होता है उसमें, या टीपी में आएगा वो मोटर व्हीकल स्पेशल एक्ट में। सॉरी सर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या रोल है माइनर के केस में? सर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है सर, ये जनरल प्रिंसिपल है कि व्हेन रेस्टिट्यूशन बिगिन रेस्टिट्यूशन स्टार्ट्स रीपेमेंट्स बिगिन। सर जो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वर्ड एब इनिशियो होता है, लेकिन जब माइनर कोई अमाउंट या कोई मनी लेता है रादर देन किसी प्रॉपर्टी को, अगर वो यूज़ कर लेता है उसको, तो सर उसका रेस्टिट्यूशन नहीं हो पाता। रादर देन कि कोई प्रॉपर्टी वो यूज़ करता है, वो प्रॉपर्टी रीइंबर्स हो जाती है सर। तो डॉक्ट्रिन रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? सर रिस्टोर हो जाना, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों किया है पार्टीज वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाना जी, जिस स्टेज पे जिस पे थे सर। हाँ जी चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। जी। बहुत गरीब आदमी है, आपके पास आता है और मतलब मीन्स आपको ही पता चलता है या जो भी है, वो बहुत गरीब आदमी है, कोर्ट फीस पे नहीं कर पाएगा जी और उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिस पर उसको सूट फाइल करना है। जी सर। आप तो ये बताइए कि अब वो क्या करे? सर बहुत वो गरीब है वो। सर वो यहाँ पे इंडिजेंट पर्सन की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि उसके पास कौन सा ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? सर ऑर्डर 33 में है सर, ये क्या प्रोसीजर? सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सर। इसमें ये होता है कि अगर वो कोर्ट फीस पे नहीं कर सकता या फिर उसके पास 1000 रुपये की प्रॉपर्टी नहीं है, रादर देन द प्रॉपर्टी विच इज़ शूट प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी विच इज़ अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन। Which cannot get attached in the execution. Yeah, which is attached in the execution. सर विच Which इज़ cannot be attached. विच कैन नॉट बी अटैच्ड सर। Which cannot. हाँ जी। तो सर वो यहाँ पे अपने इंडिजेंट जो पर्सन है वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट एक ड्यू प्रोसीजर के बाद चेकआउट करने के क्या बाद प्रोसीजर है उसको? सर अभी मैं पूरी तरीके से नहीं बता पाऊंगी सर। हाँ जी। ऐसा कुछ है, मैं बताता हूँ, आप तो बस इतना बताइए कि क्या ऐसा कुछ है जिसमें वो डिफेंडेंट को भी बुलाता है और ये पता करवाता है कि कहीं इसने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट तो नहीं कर दी 2.5 महीने पहले? 2.5 महीने या 3 महीने, आई थिंक 3 महीने का है। 3 महीने के अंदर उसने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है तो शायद उसको इंडिजेंट नहीं माना जाएगा। ऐसा कुछ है प्रोविजन? ध्यान है आपको? सर इस वक्त ध्यान नहीं है 2 मंथ का है। जी। ओके। जापान के अभी प्रधानमंत्री की हत्या हुई, क्या नाम है उसका? सॉरी सर मुझे नहीं पता। ये तो परसों ही हुई है। कल तो राष्ट्रीय शोक भी रखा इंडिया गया। पे टीवी देखती नहीं, दिन भर टीवी चलता रहा है उससे। सॉरी सर टीवी कम देखती हैं मुझे मैं अनअवेयर हूँ सर अरे इस मैं वक्त आपको के अभी तक। इसी के संदर्भ में सिंजे अबो, वो अभी 2 बार सिंजे अबे, तो वो 2 बार तो भारत ही आए थे और भारत के प्रति उनका बड़ा प्रेम रहा है। मोदी साहब के बहुत अच्छे फ्रेंड और हैं, मोदी साहब के फ्रेंड हैं। ही क्लिप्स। और जो भारत में रेल ये बुलेट ट्रेन चलाई आ रही है, चलाई जाएगी उन्हीं के सहयोग से। उन्होंने जापान ने भी सारा लोन दिया है। सॉरी सर मैं इस फैक्ट के बारे में अवेयर नहीं थी, बट आपने मुझे सजेस्ट किया है तो आई विल मेक माई हम सेल्फ आप एबल किसी कोर्ट फीस के इसके तो एक इंडिजेंट पर्सन नहीं है वो, लेकिन सूट 1 करोड़ का पेश करना, लेकिन इमीडिएटली मेरे पास पैसा नहीं है। आप समझ रही हैं? जी। आज आप सूट आज पेश कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए 3 लाख रुपए की कोर्ट फीस है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, सूट पेश करते हैं। कोर्ट फीस अगर पूरी नहीं दोगे तो सूट तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा सर। रिजेक्ट हो जाएगा। जी सर। ऑर्डर 7 7-11। तो उसके
पेश कर सकता है नहीं कर सकता है, और आगे क्या वाले कोर्ट फीस उसको अलाउ की जा सकती है, की जा सकती है, इसमें तो प्रोविजन सीपीसी सर 711 इटसेल्फ बताता है कि अगर आप नहीं पेश करते हो ना तो 711 क्लोज बी में फॉल करता है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा शूट सर। नहीं रिजेक्ट तो नहीं होगा अगर कोर्ट एक टाइम पीरियड देती है सर। हाँ जी नहीं, उसके बाद टाइम क्या होता है आपको, जैसे आपने इनसफिशिएंट स्टेप पे प्लेन पेश कर दिया तो वो लीगली प्लेटफॉर्म की नहीं है जी इसी पर, लेकिन उसमें प्रोविजन आप याद नहीं कर रही है, उसमें ऑटोमेटिक नहीं है। अगर लिमिटेशन निकल गया आपका दावा, जैसे दावा 3 साल का है, जी आपने पेश के लिए कोर्ट फीस पेश नहीं कर पाए, जी लिमिटेशन निकल गया, जी फिर कोर्ट फीस बाद में पेश करना चाहते हैं, तो आप देखो प्रोविजन याद आता है उसमें कोर्ट की पावर है ना, कहीं सेक्शन कहीं याद कीजिए, ऑर्डर से पहले देखिए सेक्शन सर सेक्शन 151 149 149 court has the power to extend if he is satisfied that by giant reason he could not pay the court जी fees. जी सर तो आप यदि कोई आदमी अरेस्ट होता है जी किसी सर। केस में और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जी सर ऑफेंस है, मर्डर केस मान लो या और भी मान लो, इस तरह का केस मान लो, इस पनिशेबल है मोर देन 10 ईयर्स या अराउंड 7 ईयर्स है और इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, तो कब उसकी बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ 167 जी सर। कितने दिन में उसकी बेल हो सकती है कोर्ट में? सर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 167 क्लोज 2 प्रोवाइजो सबसेक्शन 2, अगर ऑफेंस इज पनिशेबल विद द डेथ, मर्डर एंड द नोट लेस देन 10 ईयर्स देन इट विल बी द 90 डेज एंड और अदर ऑफेंसेस के लिए सर 60 डेज होगा। अगर उतने दिन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो अक्यूज्ड हैज़ अ स्टैट्यूटरी राइट दैट इज़ द डिफॉल्ट बेल एंड इफ इट इज़ ग्रांटेड व्हेन ही इज़ रेडी एंड फर्निश्ड। नहीं, यदि वो अप्लाई नहीं करता जी सर बेल के लिए जी सर। और 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो कोर्ट की ड्यूटी क्या है, वो अपना कर देंगी या छोड़ देंगी या अंदर रखेंगे उसको? सर यहाँ पे क्लियर कट बोल रखा है कि अगर वो बेल को फर्निश करता है विदाउट कंप्लीशन ऑफ द 90 डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 90 डेज तो डिफ़ॉल्ट बेल का राइट उसके पास अवेलेबल होगा, अदरवाइज इन केस में नहीं होगा सर। नहीं, अवेलेबल तो होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 90 डेज में चालान पेश नहीं हुआ, जी सर। चालान पेश नहीं हुआ और वो अरेस्ट वो जेल में है, जी 90 सर। डेज पूरा हो गया तो कोर्ट सो मोटो उसको बेल पर रिलीज कर देगी या नहीं, वो एप्लीकेशन लगाएगी? सर उसको अप्लाई करना यदि वो पड़ेगा। अप्लाई नहीं करेगा तो वो कोर्ट उसको रिटेन करेगी, कंटिन्यू करेगी? सर जितना मेरी नॉलेज में है उसे अप्लाई करना पड़ेगा और अगर वो नहीं करता है तो सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस सर मुझे नहीं पता है। It amounts to illegal detention. ओके सर। it will It will be. or not. Question is right is a right is confirmed under section 167 to 1. 90 days में पूरा हो गया चालान पेश नहीं हुआ तो he gets some right. Whether court has what ये कह रहे हैं कि illegal detention होगा क्या? सर अगर ये वो अप्लाई नहीं करता सर ये इलीगल डिटेंशन नहीं होगा सर, क्योंकि उसके पास एक राइट है, अगर वो इसको अवेल करता है तो इट्स अपॉन हिम। लॉ हेल्प्स दोज हु इज विजिलेंट अबाउट देयर राइट सर। सर ये एक लीगल प्रिंसिपल भी है। मतलब आपका मतलब ये हुआ कि अप्लाई करना जरूरी है, जी सर। कोर्ट का अगर अप्लाई नहीं किया तो कंटिन्यूशन उसका इलीगल डिटेंशन नहीं होगा जी। यू आर राइट अप्लाई करना पड़ेगा बिगर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जी सर। ये एक तरह का डिफॉल्ट बेल, इट इज डिफॉल्ट बेल, जी ये डिफॉल्ट बेल कहलाती है जी सर। क्योंकि वो 90 दिन चांस पेश नहीं करते डिफॉल्ट बाय द डिफॉल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन यू आर गेटिंग जी बट सर। ऑन योर एप्लीकेशन जी सर। One more question in this regard. जी सर। किसी के पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस कोई ऑफेंस करता है जी सर। तो प्रोटेक्शन है उसको, चालान चार्जशीट प्रोसिक्यूशन प्रोसीड कर सकता है? सर अगर वो अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस अगर एक्ट करते हैं और अगर उसका जो भी एक्ट है विच इज़ बाइंडिंग बाय द हिज ड्यूटीज़ तो सर वो एग्जेम्प्टेड होगा सर। 76 जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा सर वो, कि उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं एप्लीकेबल होगा सर। नहीं, ये भी कमिटेड सम ऑफेंस ड्यूरिंग सर्विस इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, ही कांट बी प्रोसिक्यूटेड।
It means a public servant is free to commit any offence. No, sir. My opinion is not as you are saying he is free to do any offense, but I just want to convey my thought कि if he is doing his act under the color of his office and within good faith and in the prevention of the crime, that it will be protected only. Otherwise उसके against भी criminal prosecution लगते हैं. How he will be protected? Sir, Is there any provision for protection? yes, sir. I think I'm not getting it right now, but I think it is 197 CRPC. 197 जी सर. CRPC. जी सर. Now, one more question basically. जी सर. Okay, some public servant has committed some offence जी सर. and charge sheet has not been filed जी for सर. want of prosecution sanction. Charge sheet is complete, but sanction for prosecution has not been given. Okay, sir. So to protect, to cover up the provisions of 167, police will file charge sheet without sanction. Sir, Without sanction, or court accept that charge sheet. When the accused will be, whether the accused will be released or not. sir, as per my knowledge, sanction of the concerned government is required, sir. If he is employee of the central government, then permission of the central government is Can court entertain that charge sheet or not? no, sir. I think the proceedings shall be vitiated. If it is entertained, charge sheet is filed. If it is entertained without sanction, जी and सर. time for submission of sanction prosecution has been given, and then 90 days has been passed, जी सर. then he will be released bail on application or not, mandatorily, by virtue of section 167 surplus 2. Sorry, sir. I can't be drawn up my conclusions right now. Right. अभी आपने ये बात कही थी ना जी सर. कि वो चार्जशीट विशेष हो जाएगी, चार्जशीट ले ही नहीं सकते, तो चार्जशीट की तारीफ पर नहीं है ना वो. When chargeshit can't be entertained, if it is entertained, it has wrongly been entertained. जी सर. So he has got right. Sorry. I'm नहीं sorry, sir. आपको आप बताओ. हम समझे आपको नहीं, आप समझा ना? हाँ, मेरा मतलब कहने का ये है कि यदि सैंक्शन की आवश्यकता है, 167(2) से बचने के लिए यदि प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट पेश कर दी है जी सर. और सैंक्शन नहीं है और कोर्ट ने ले ली है, जी सर. तो वो ये अपना क्लेम कर सकता है कि साहब ये चार्जशीट नहीं है, इन्होंने मैंडेटरी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि until unless prosecution sanction is submitted, cognizance can't be taken by the court. जी सर. तो जब वो तो वेस्ट पेपर हो गया कोर्ट के लिए, चार्जशीट वही तो होगी जिसको कोर्ट जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकता है. जी जी सर. जी सर. ऐसी चार्जशीट में तो कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता. इसलिए कहा जाता है कोर्ट कांट टच इवन विद द पेयर ऑफ टंग्स ऐसी चार्जशीट को. जी सर. तो इस चार्जशीट में तो वो तो आपको जो राइट मिलता है बिल का, वो मिल गया. डिफॉल्ट राइट, डिफॉल्ट रिपोर्ट राइट मिलेगा उसमें, जब वो चार्जशीट नहीं है, वो तो उन्होंने सिर्फ कवर अप करने के लिए वैलिड चार्जशीट होना चाहिए. वैलिड चार्जशीट जब होगी जब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होगी, जी सर. क्योंकि जब उसके हाथ नहीं लगा सकती कोर्ट बिना सैंक्शन के. पेश तो कर सकता है, पेश कर सकता पेश है. तो कर सकता है. आपको इंग्लिश में चार्जशीट पेश तो कर सकता है, लेकिन वो एक यूजलेस पेपर है जी सर. कि कोर्ट उसे प्रोसीड नहीं कर सकता. उसे कॉग्निजेंस उसको Cognizance. चार्ज और नहीं कर सकता. कोर्ट कैन रिफ्यूज जी सर. लेकिन टेक बात- दैट चार्जशीट आल्सो. हाँ, जी मना सर. कर सकते मना कर सकती है. हैं. लेकिन आप जैसे मानिए 3 तरह के ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट करते हैं. जी सर. एक तो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में करते हैं, उसमें वो 19 दूसरा- होता है, वो सेक्शन 19 में सेक्शन होती है. वो मैंने इसलिए पूछा है कि ये मेरी ख्याल से नहीं, आप लोग कोर्स नहीं जी होगा, सर. जी सर. उसमें तो सैंक्शन मस्ट है. दूसरा वो होता है ऑफिशियल ड्यूटी में जो काम करते हैं और कुछ कर रहे हैं, उसकी जो चार्जशीट आई वो डिफरेंट होती है, उसमें भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं बढ़ी है. और तीसरा वो जो पर्सनल कैपेसिटी ऑफिस वो करता नहीं है, लेनी पड़ेगी. तो उसमें तो वो जरूरत अलग नहीं बात. है. इसलिए मैंने ऑफिशियल के चोरी कर ली, डकैती कर ली, मान लीजिए किसी को मर्डर कर दिया है, किसी को 326 300, इसलिए 3 तरह के केसेस कर. अच्छा. आप पूछो. हाँ, अभी आपने उदयपुर की घटना के बारे में जानकारी है आपको? जी सर. जिन लोगों ने उदयपुर में कन्हैया की हत्या की, जी सर. उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, जी सर. उसमें कन्फेस भी कर रहे हैं. जी सर. तो अब कोई ट्रायल की जरूरत है, सीधे कन्विक्शन नहीं हो सकता क्या उसका? सर वीडियो भी है, मारने का भी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है.
और कन्फेस भी कर रहे हैं। सर जो कन्विक्शन होगा ये आफ्टर ट्रायल होगा, ट्रायल के अंदर एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंसेस चेकआउट होगी। नहीं, कन्फेशन तो पहले भी हो सकता है ना। सर कन्फेशन पहले भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो वीडियो के क्लिप के अंदर जो कन्फेशन किया है सर, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में भी फॉल करेगा सर। उसकी जो रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी भी चेकआउट करनी पड़ेगी। और सर जो कन्फेशन है उन्होंने ये मैजिस्ट्रेट के आगे नहीं किया, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में फॉल करेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कोई सर इट कैन नॉट बी द सोल basis of the conviction, rather it should be corroborated with the material or evidences of the case. नहीं, कन्फेशन पुलिस से भी इंट्रोगेशन में कर लेते हैं तो सर वो एडमिसिबल नहीं होता बाय द virtue of the section 25। जरूरत है क्या? जी सर ज़रूरत होती है तो ट्रायल में कन्फेशन कहाँ है? सर 164 में है सर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, when it should be when it is made। ट्रायल सेशन ट्रायल होगा ना इसका? जी सर। तो सेशन ट्रायल में है क्या कन्फेशन? सर प्ली ऑफ गिल्ट में फॉल कर सकता है। हाँ जी तो वहाँ कन्विक्शन हो सकता है। सर ये ना डिस्क्रिशनरी पावर है सर कोर्ट की, मैंडेटरी नहीं है कोर्ट के ऊपर कि वो कन्विक्शन करेगा ही प्ले ऑफ गिल्ट के ऊपर। बताइए आप, जवाब हाँ, सही गलत है, ठीक है, जवाब सही बताना पड़ेगा। सही है जवाब। अपन को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अपन नहीं, जवाब सही है इनका। रिपोर्ट सेलेक्टिंग, हम जवाब आपकी सही मदद है। कर रहे हैं भाई, ये कुछ चला सकते हैं। जी सर। उसका जब आपकी कोई गलती हो तो हमारे थैंक यू सर, थैंक आप करेक्ट करेंगे। जी सर, बाकी वी आर नॉट सेलेक्टिंग, बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल वी कैन से। थैंक यू सर।